नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अगले आधे घंटे में होगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम का भी जानेंगे हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। हिमाचल में भूस्खलन की घटनाओं में 6 की मौत, कई और के मारे जाने की आशंका। मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में कुछ आरोपियों को किया तलब। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों से समय पर न्याय प्रदान करने का रक्षा मंत्री का आह्वान। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर आयोजित एक संगोष्ठी में संबोधन। जल्दबाजी में किए गए फैसलों से होने वाले नुकसान को लेकर भी किया आगाह। ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बमबारी को लेकर बढ़ी चिंता। मॉस्को और कीव का आरोप प्रत्यारोप। अमेरिका का यूक्रेन को स्कैन ईगल ड्रोन और बारूदी सुरंग रोधी वाहन देने का ऐलान। भारत जिम्बाब्वे वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। हरारे में खेले गए दूसरे वनडे में मेजबान टीम को दी 5 विकेट से मात। शार्दुल ठाकुर ने झटके 3 विकेट। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एम्स के जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर आईटीबीपी के 3 घायल जवानों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कल विशेष एयर एम्बुलेंस के जरिए श्रीनगर से उन्हें दिल्ली लाया गया था। देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने विजयवाड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बने नए आधुनिक सिटी कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने कोटे के सभी मंत्रियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। निर्देशों के अनुसार आरजेडी कोटे से बने मंत्री अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुरू होगी और शुक्रवार तक चलेगी। इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम होगा। बीते 24 घंटों में देश में 13,272 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,166 रह गई है। 7 देशों के समूह बिम्स्टेक के महासचिव तेनजिन लेकफेल बिम्स्टेक के सहकारी एजेंडे को आगे ले जाने के रास्ते तलाशने के लिए सोमवार से भारत की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार अमेरिका के उप वित्त मंत्री वेली अडेयेमो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वो आरबीआई और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोही लड़ाकों के कब्जे वाले एक शहर में भीड़भाड़ वाले बाजार में रॉकेट हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल में हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आतंकवादी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने वीरभूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। राज्य के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और भूस्खलन से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 13 और लोगों के भी मारे जाने की आशंका है। अचानक आई बाढ़ और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण मंडी जिले की कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। बल्ह, सदर, थुनाग, मंडी और लामाथच में अचानक आई बाढ़ के बाद घरों और दुकानों में पानी घुस जाने के कारण कई ग्रामीण वहां फंस गए हैं, जबकि दर्जनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।
भारी बारिश से मंडी, चंबा और कांगड़ा में सबसे अधिक तबाही हुई है। गोहर विकासखंड के काशान गांव में भूस्खलन के बाद एक परिवार के 8 सदस्यों के भी उनके घर के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। राज्य के चंबा जिले में भी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद एक मकान ढहने से उसमें रह रहे 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के कई जिलों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूबे में कुल 336 सड़कें बंद हैं। कुल 4 नेशनल हाईवे भी बंद हैं। इनमें मंडी के पडोह के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे, कांगड़ा में हाईवे 154 और कालका शिमला हाईवे और भरमौर में हाईवे बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के कारण चक्की पुल ढह जाने के बाद पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में रायपुर कुमालडा क्षेत्र में बादल फटने से नदियां उफना गईं और पुल पानी में बह गए। टोंस नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर टपकेश्वर महादेव की गुफाओं में भी पानी भर गया। सोंग नदी पर बना एक पुल बह गया, जबकि मसूरी के पास स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल्स में पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बादल फटने के कारण मालदेवता, भुत्सी, तौलियाकताल, थाट्यूद, लावरखा, रिंगालगढ़, धुट्टू, रगड़गांव और सरखेत समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग तोताघाटी में, ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग नागड़ी में और नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग कई बिंदुओं पर अवरुद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र के कुमालता मालदेवता क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी जगह पर मलबा आ गया है। काफ़ी जगह पर जो संपर्क मार्ग कट गए हैं। एक हमारा थानो जो मार्ग है, इस मार्ग का पुल भी जो है एक कोना उसका बह गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बचाव के काम है वो सबसे जल्दी हों। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा भारी बारिश के कारण रात भर अस्थायी रूप से रुकी रहने के बाद सुबह फिर से शुरू हो गई। नए मार्ग के नाम से जाना जाने वाला हिमकोटी मार्ग अब भी बंद है और वहां रास्ता साफ करने का काम चालू है। इसके अलावा खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं भी निलंबित हैं। राहत की बात यह है कि भारी बारिश के कारण किसी के हताहत होने या किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई खबर नहीं मिली है। बहरहाल यात्रा के आधार शिविर कटरा के दर्शनी डोडी से सुबह करीब 6:30 बजे 1,500 से अधिक श्रद्धालुओं को पुराने मार्ग से यात्रा शुरू करने की अनुमति दी गई। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इससे इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। प्रदेश के कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। तटबंधों पर दबाव बढ़ने और कटान तेज होने के कारण हालात संवेदनशील हो गए हैं। हालात को देखते हुए लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। संगम तट पर पानी सड़क तक पहुंच गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाके डूब गए हैं। वहीं प्रदेश में रविवार से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। धौलपुर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर समेत 15 से अधिक जिलों में रविवार से तेज बारिश होगी। वहीं कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी से लेकर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा में पिछले 24 घंटों में बने गहरे दबाव की वजह से कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश होने के कारण कई नदियों के उफनाने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बना गहरा दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान जताया है। बाद में इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। महानदी नदी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में करीब 4 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच महानदी नदी का जलस्तर घट रहा है। हीराकुंड बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं।
सुवर्णरेखा, बुदबलंग, वैतरणी और सालंदी में जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। सीबीआई ने दिल्ली में आबकारी नीति लागू करने के दौरान कथित तौर पर किए गए भ्रष्टाचार के मामले में कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की एजेंसी जांच कर रही है। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ बैंक में लेन देन की जांच एक बार पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों को भी समन भेजे जाएंगे। सीबीआई ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास के साथ साथ कुछ नौकरशाहों और कारोबारियों के ठिकानों सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। वहीं बीजेपी ने आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार को पाक साफ होने को लेकर चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को आबकारी घोटाले को अन्य मुद्दों की आड़ में छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विषय से भटकने और भटकाने का प्रयास कोई ना करे। शराब के घोटाले की बात हो रही है, शराब के घोटाले पर जवाब चाहिए। आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले का मनीष सिसोदिया जी और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना ही होगा। सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। एक डिमांड करनी चाहिए कि जो मुद्दे लेके एमएलसी के पास जाए उन पर स्वायत्त रूप से अलग से कमीशन बनाकर इंक्वायरी हो, और जब इंक्वायरी में तथ्य निकलेगा आप देखिएगा एक भी नेता इस पार्टी का बाहर नहीं बचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अदालतों में निरंतर बढ़ रहे मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करेगा। दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि मुकदमों को निपटारे में काफी समय लगता है। इस सेमिनार का आयोजन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की प्रधान शाखा ने किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है, लेकिन इस न्यायपालिका की आधारशिला पर कम चर्चा की जाती है। आप सभी ने जब इंट्रोस्पेक्शन विषय पर आज का सेमिनार रखा तो मैं कह सकता हूं कि आप सब ने भी एक संकल्प लिया है कि भविष्य में आप अपने स्तर पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को और अधिक इफेक्टिव और रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। यह आपने संकल्प लिया है। शायद इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर सेमिनार यहां रखा है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा में होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। सम्मेलन आज से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होगा। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 8 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। स्पीकर ओम बिरला पीपुल्स पार्लियामेंट एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन पर कार्यशाला में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अन्य राष्ट्रमंडल देशों के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत करेंगे। साथ ही व्यापारिक समुदाय और प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे, जो सीपीए के सदस्य भी हैं। इसके अलावा कई सांसद भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्देश्य आखिर क्या है और इस 7 दिवसीय 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में होने वाली 8 कार्यशालाओं में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? देखिए शालिनी, ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, हालांकि इसकी स्थापना तो 1911 में हुई थी, लेकिन दरअसल जब सारे देश आज़ाद होने लगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, उसके बाद इसका गठन काफ़ी मजबूत होता गया और आज इसके 56 सदस्य हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं।
और इसमें खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात की होती है कि लोकतांत्रिक प्रशासन को किस तरह से बढ़ाया जाए। 5 सूत्री अगर कहें तो 5 सूत्री कार्यक्रम है इसका कि लोकतांत्रिक प्रशासन को किस तरह से बढ़ाया जाए, संसदीय लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसके अलावा इसमें यूथ इंगेजमेंट किस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, जो डेमोक्रेसी है, उसके अलावा महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, और उसके अलावा समाज के विभिन्न तबकों को कैसे लोकतंत्र में शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए उपनिवेशवाद से अलग होने के मुक्त होने के बाद एक पहले तो एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी सब जगह रही, लेकिन बाद में समाज के विभिन्न तबकों का पार्टिसिपेशन काफ़ी मजबूत हो गया, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी जरूरी था। तो किस तरीके से इसे और मजबूत बनाया जाएगा, लोगों की भागीदारी और बढ़ाई जाएगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो 8 कार्यशाला आप बता रही हैं, 8 के अलावा 8 अन्य कार्यशाला हैं, तो कुल मिलाकर 16 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जो 21 से लेकर 25 तक चलेंगी। 20 तारीख को रखा गया है वहां सदस्यों के पहुंचने का, और 26 तारीख को रखा गया है वहां सदस्यों के वापस आने का। तो 5 दिन में 16 कार्यशालाएं कुल आयोजित की जाएंगी। धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ। शंकर डमरू बाजे। वाइब्रेंट भारत केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, देश की संस्कृति, विरासत और इतिहास का आईना भी है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन। त्योहारों, उत्सवों और कार्यक्रमों के जरिए जोड़ता है देश की संस्कृति से। संस्कृति, कला और साहित्य से जुड़ी और भी कई बातें। देखिए वाइब्रेंट भारत रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Now we have complete intellectual property of how to make this completely in India. We don't need anybody's help to do it. We will show you the most crucial element of any artillery gun systems and even tank gun systems. आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला में राज्य बीजेपी कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा देने का भरोसा दिया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में भाई भतीजावाद के आरोपों की व्यापक जांच के आदेश देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को 119 करोड़ रुपए की राशि वितरित करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 34 जिलों में 180 लोग बाढ़ और 19 लोग भूस्खलन के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। सीबीआई ने बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को आसनसोल की विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई ने उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। गिरोह का पता 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चला। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी समारोह के दौरान 153 गोविंदा घायल हो गए, जबकि ठाणे शहर में 64 व्यक्ति घायल हुए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात मंगला आरती के समय भगवान की एक झलक पाने के लिए मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हाल में बमबारी तेज होने से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेनी कर्मी सख्त नियंत्रण और दबावपूर्ण स्थितियों में इस बड़े संयंत्र का संचालन कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन हमले जारी रहने और नुकसान के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस संघर्ष में गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों ने एक अहम भूमिका निभाई है और इसलिए अभी ये पता नहीं है कि हालात क्या हैं। संयंत्र में काम करने वाले यूक्रेनी कर्मियों ने दावा किया कि रूस जानबूझकर गैर महत्वपूर्ण उपकरणों को निशाना बना रहा है। परमाणु संयंत्र पर जानबूझकर हमला किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। ये संयंत्र चेरनोबिल की तरह नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु आपदा वाली जगह है। चेरनोबिल एक पुराने रिएक्टर की तरह था। अमेरिका ने पहली बार कहा कि वो रूसी आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को स्कैन ईगल निगरानी ड्रोन, बारूदी सुरंग रोधी वाहन, बख्तरबंद रोधी शस्त्र और होवित्जर हथियार देगा। 77.5 करोड़ डॉलर के नए सहायता पैकेज में 15 स्कैन ईगल ड्रोन, 40 बारूदी सुरंग रोधी हमले से बचाने वाले वाहन और 2000 बख्तरबंद रोधी शस्त्र शामिल हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, जहां रूसी सेना ने बारूदी सुरंग बिछाई है। ये ताज़ा मदद ऐसे वक्त में की जा रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 6 महीने होने जा रहे हैं। इससे यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता बढ़कर करीब 10.6 अरब डॉलर हो गई है। यह अगस्त 2021 से 19वीं बार है जब पेंटागन ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका सरकार के साथ राहत पैकेज को अंतिम रूप देने की खातिर अधिकारी स्तर की चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते कोलंबो का दौरा करेगा। IMF ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस दौरे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उसे श्रीलंका को राहत पैकेज देते समय कर्जदाताओं से ये समुचित भरोसा चाहिए कि ऋण स्थिरता को बहाल किया जाएगा। श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ईंधन और अन्य आवश्यक सामग्रियों की भारी किल्लत हो गई है। इस संकट से उबरने के लिए श्रीलंका सरकार IMF से राहत पैकेज की मांग कर रही है। गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को लगातार दूसरे वनडे मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। हरारे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने फील्डिंग का फैसला किया। शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की पारी 38.1 ओवर में 161 रन पर समेट दी। जिम्बाब्वे की ओर से सीन विलियम्स ने 42 रन और रेयान बर्ल ने नाबाद 39 रन बनाए, जिसे भारत ने 25.4 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि शिखर धवन और शुभमन गिल ने 33 रन बनाए। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रोबोट एक्सपो में प्रदर्शित ह्यूमनॉइड्स रोबोट की तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।